गाइस, और आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसका नाम है इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सब कुछ थियोरेटिकल नहीं रहने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, मैथमेटिकल पार्ट मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हैं, इवन आप कॉलेज में हैं, ये चैप्टर कॉमन होता है हर जगह। तो क्यों ना इसको जल्दी से जल्दी सीख लिया जाए, और मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे तरीके से कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल रट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसे काम करता है। जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे ही प्रेस करा, सपोज करो आपने यहाँ पे ए प्रेस किया हुआ है, तो क्या वो स्क्रीन पे आपको ये तुरंत दिख जाता है? हाँ, दिख जाता है। बट ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। जब आप की प्रेस करते हैं उसके बाद वो इनकोड होता है और बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके कंप्यूटर में स्टोर होता है। हाँ, फिर डिस्प्ले करने के लिए आपको फिर से कन्वर्ट होके आपको वो दिखता है जो आपने प्रेस किया होता है। अब ऐसा क्यों होता है? हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में ये पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी जिसमें 2 डिजिट हो, 0 या 1। और ह्यूमन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर के लिए काफी आसान होता है जब उसको मशीन लैंग्वेज में मिले, फैमिलियर है। तो इसीलिए बीच में हमें ये सब कन्वर्जन रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस तरह से लेटर ए जो है वो 65 डेसिमल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उसका एक्चुअल बाइनरी कोड ऐसे कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम इस टाइप की चीजें ही पढ़ने वाले हैं कि इनकोडिंग स्कीम्स कैसी हैं। तो आपने देखा कि कैपिटल ए जो है वो 65 बन गया। तो इनकोडिंग क्या कहता है, पहले हम इनकोडिंग देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये 65 ही क्यों हुआ, 64 क्यों नहीं हुआ। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज इनकोडिंग। इससे पेंसिल ले लेता हूँ। तो कह रहा है व्हाट इज इनकोडिंग, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इक्विवेलेंट साइफर। तो डेटा को आप इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, is known as encoding. It's important to understand why the code value 65 given to A. तो it's a standard. तो क्या कहता है कि it's standard for all the keyboard so that they can exchange the data of different platform could be same to each symbol. सिंपल सा आंसर है कि हमें 65 क्यों दे रहे हैं, 64 क्यों नहीं दे रहे हैं। और वो सिंपल सा आंसर ये है कि सपोज करिए मैंने अपना एक इनकोडिंग स्कीम अलग बना लिया कि मैं ए को 65 मान रहा हूँ, किसी और कंपनी ने कुछ और मान लिया, तो क्या होगा? आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। मतलब आप अगर कुछ इनकोडिंग स्कीम लगा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग उस जो आपने स्टोर करा है डेटा उसका मतलब कुछ और आएगा, उसके हिसाब से कुछ और आएगा। तो आपस में अगर आप बातचीत करना चाहेंगे, जैसे मैं सामने वाले कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ तो उसकी इनकोडिंग स्कीम ही अलग है, मेरी अलग है। तो जब मैं कुछ भेजूंगा या वो कुछ मुझे कुछ भेजेगा तो इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो ये इंटरप्रिटेशन वहां पे पूरा खराब हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है, स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए ये बनाया जाता है कि भाई ठीक है, एक इनकोडिंग स्कीम बनाई जाए जो स्टैंडर्ड पूरे में फॉलो हो। बट क्या आपको लगता है कि स्टैंडर्ड बनाना इतना आसान था और एकदम से सबने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया? तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पे कई तरह के इनकोडिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये आस्की आपने सुना भी होगा, आस्की वैल्यूज आप सुनते भी होंगे, देखा भी होगा, हमारी ज्यादातर कीबोर्ड इसी पे बेस्ड होती हैं। तो ये सबसे पहले जो आया, इसमें क्या हुआ, 1960s में कंप्यूटर हैड नो वे communicating with each other due to different ways of representing key of the keyboard. तो कह रहा है कि 1960 में एक प्रॉब्लम आई कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे कंप्यूटर्स आपस में। क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंटेशन अलग था। मैं कुछ और कीबोर्ड का रिप्रेजेंटेशन इनकोडिंग स्कीम यूज कर रहा हूँ, कोई और कुछ और कर रहा है, तो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया कॉमन, जिसको बोला गया आस्की, जिसमें ज्यादातर क्या थे, अल्फाबेट्स थे और सिंबल्स थे कुछ। ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे। तो इन सब चीजों को रखा गया। ठीक है, तो ये बात है 1960 की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि, और हाँ, ये जो आस्की कोड था वो 7 बिट का इनिशियली आया, बाद में 8 बिट का भी हो गया। तो आपको अगर मैं बता दूं 7 बिट का, 8 बिट का, इसका मतलब क्या है। आपके पास बहुत सारे लेटर होंगे, ए बी सी डी, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो ये 7 बिट का मतलब ये है कि बाइनरी में कितने होते हैं,
आप देख पा रहे हैं कि 2 बिट्स का होता है हमारा। तो आप अगर 7 बिट की बात कर रहा हूं मैं कि 7 बिट का होता था ASCII कोड, तो यानी 2 टू द पावर 7 कॉम्बिनेशन यानी 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी मैं 128 यूनिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 7 बिट के जरिए बाइनरी में। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसे अगर बाद में जैसे ASCII 8 बिट का भी आया तो मैं उसमें कितने कर सकता हूं 2 टू द पावर 8, यानी कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 8 यानी 256। तो इतने सिंबल्स को यूनिकली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं इसमें। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था। ठीक है, अब इसी बेस पे क्या हुआ आप देख सकते हैं किस तरह से डेसिमल वैल्यू 32 है। ठीक है, किसके लिए स्पेस के लिए। ठीक है, इस इन्वर्टेड कोमा के लिए 34 है, ऐसे कैपिटल ए के लिए 65 है। तो ये सब आप देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको किस तरह से हमारे पास स्मॉल लेटर्स के लिए भी डेसिमल वैल्यूज डिफाइंड थी। बाद में इन वैल्यूज को हम बाइनरी में भी कन्वर्ट करते थे। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम ये आई कि अब जैसे इंडिया है, अब क्या होता है कि इंडिया की लैंग्वेज अलग है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी के कैरेक्टर्स वर्ड सिंबल्स कैसे हम लेंगे। तो इसीलिए एक इंडियन ने भी अपना एक कोड लॉन्च किया जिसका नाम था इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, जिसको हम ISCII बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड था ये बेसिकली ज्यादातर ASCII की वैल्यूज, तो जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था वो 128 तो हमें रखे गए थे, प्लस में इसके अंदर इंडियन सिंबल जो थे, जो इंडियन लेटर्स थे उनको भी जगह दी गई थी। तो इसलिए 2 टू द पावर 8 बिट का था। ठीक है, तो यानी 256 यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम बना सकते थे। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द कंप्यूटर कॉमन स्टैंडर्ड कोडिंग इन स्क्रिप्ट्स इसकी वाज डेवलप्ड इन 1980s में आया। ठीक है, इट इज 8-bit कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज विच मींस इट कैन रिप्रेजेंट 2 टू द पावर 8। ठीक है, it retains all the 128 ASCII codes and uses rest of the code। यानी देखो इसे क्या कह रहा है कि 128 यानी 2 टू द पावर 7 तक तो इसने यूज किया, क्या 128 कॉम्बिनेशन यूज कर लिया ASCII के लिए, ASCII वैल्यूज के लिए, और उसके बाद बचे कितने देखो टोटल 256 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, तो 128 हो गए ASCII वैल्यूज के लिए, जो बचे हुए हैं वो इंडियन कैरेक्टर्स लैंग्वेजेस के सिंबल्स के लिए यूज हो गया। ठीक है, जिसको बोलते थे अक्षरम। ठीक है, उसके लिए यूज हो गया। अब प्रॉब्लम यहां आ रही थी, देखो पहले तो ये था कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि लोग अलग अलग कीबोर्ड यूज कर रहे थे। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी लोकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड अलग वो अपना फॉलो कर रहा है, किसी और हो सकता है कोरियन कुछ और फॉलो कर रहे हो, चाइनीज कुछ और फॉलो कर रहे हो, सारे देश अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, तो फिर आपस में कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैसे होगा। तो इसीलिए एक यूनिक कोड आया जिसमें क्या हुआ कि अब बात सिर्फ एक दूसरे कंप्यूटर की नहीं हो रही थी, अब बात हो रही थी पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर हैं आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करें, सो दैट इसके लिए एक यूनिक कोड बना, यानी जो यूनिक कोड बना पूरे सबके लिए। ठीक है, तो ये भी एक क्या था, एक तरह से ये भी यूनिकोड जो है इनकोडिंग स्कीम है। जितने भी आपने अमेरिकन स्टैंडर्ड पढ़ा या इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ा, ये सारे इनकोडिंग स्कीम ही है। आप एक तरह से डेटा को साइफर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, और ठीक है यूजिंग इनकोडिंग स्कीम्स। तो अब इसमें देखो क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, बट दे वर नॉट एबल, हाँ वही ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैंने आपको बताया उसी के बारे में है, तो आप पढ़ सकते हो। देयरफॉर अ स्टैंडर्ड यूनिकोड हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स of every written language of the world. Unicode provides a unique number of every characters irrespective of device, चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, कोई सा भी सर्वर हो, कोई सा भी डेस्कटॉप हो। ठीक है, आप देख पा रहे मोबाइल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, सबके लिए ये यूनिकोड जो है वो काम करता है। और आज आप यूज जो भी करते हैं आपने देखा होगा, अगर आप कंसोल में जाकर देखेंगे या फिर आप चेक करेंगे तो आपने ये सुना होगा UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो ये बताता है, ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जो आज भी यूनिकोड के यूज होते हैं। वेब पेजेस पे जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंटरनेट पे जो भी हम इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन जब भी होता है पूरे वर्ल्ड में सब कंप्यूटर का, तो ये जो है यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम यूज होती है। हाँ, ये हो सकता है किसी में यूनिकोड 8 हो रहा हो, किसी में UTF जो है आपका वो 16 हो रहा हो, किसी में 32 हो रहा हो, बट यूज होता है। ठीक है, तो एक ये यूनिक कोड पूरे वर्ल्ड लेवल पे
बनाया गया। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के टॉपिक पे हम लोग आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं।